दोस्तों नमस्कार। आपने आदिवासी धुन पर इस देश के प्रधानमंत्री को थिरकते हुए देखा है, कई बार देखा होगा। आपने इस देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदिवासियों के लिबास में उनके साथ गीत गाते हुए देखा है, कई बार देखा होगा, आज भी देखा होगा। आपने इस देश के नेताओं को आदिवासियों का जिक्र करते वक्त उनकी परिस्थितियों के साथ उनकी आंखों में डबडबाते आंसुओं को देखा है, नहीं देखा होगा। इस देश ने आजादी के बाद आदिवासियों से जो कुछ भी छीना, अगर उसका 1% भी वापस लौटा देते, यानी जो मुनाफा उनकी जमीन से, उनके जंगलों को खत्म करके, उनकी जमीन के नीचे खनन करके, उनकी जमीन पर उद्योगों को बैठाकर, ये सारी चीजें इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में की गई, अगर वाकई 1% भी लौटा देते तो कम से कम आदिवासी इस देश की मुख्य धारा में आर्थिक तौर पर शामिल हो गए होते। यानी प्रति व्यक्ति आय इस देश की जितनी है उतनी आदिवासियों की भी होती। इस देश में जितनी गरीबी की रेखा से नीचे हैं उतनी ही गरीबी की रेखा से नीचे आदिवासी भी होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आजादी के बाद नहीं, मौजूदा 10 बरस के भीतर में इस देश के भीतर सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों से छीनी गई। बीते 10 बरस में सबसे ज्यादा जंगल आदिवासियों जिसमें उनकी रिहाइश थी उसे खत्म किए गए। इस दौर में खनन उतनी ही तेजी से हुआ। इस दौर में जिस तरीके से बेरोजगारी और मुफलिसी और आर्थिक परिस्थितियों की 2 जून की रोटी से भी विभत्स स्थिति में आदिवासी आकर खड़े हो गए, शायद हमें लगता है आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए नहीं चाहिए कि आज 15 नवंबर है, इसलिए भी नहीं कि आज 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि इस दिन को सत्ता ने अपने तौर पर ऐलान किया कि यह जनजातीय गौरव दिवस है। और मध्य प्रदेश, जहां सबसे बड़ी तादाद में आदिवासी मौजूद हैं, उस इलाके और उस राज्य की राजधानी में पहुंचकर जब प्रधानमंत्री ने अपने सामने बैठे लाखों आदिवासियों से कहा, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं कर दिया और इससे पहले की सरकारों ने क्या कुछ नहीं किया है, तो शायद यह बोलना इस देश में अपराध तो नहीं है कि कड़ियां इस दौर में इस तरीके से विभत्स और त्रासदीदायक होती चली गई कि आदिवासी इसी दौर में सबसे विपन्न हो गया है। क्या वाकई भोपाल में जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो मध्य प्रदेश के भीतर ही अगर हम झांकना शुरू करें तो जहां पर भील जनजाति रहती है वो झाबुआ का इलाका, वो धार का इलाका, वो बरवानी का इलाका, वो खरगोन का इलाका। जहां पर गोंड आदिवासी रहते हैं वो डिंडोरी का इलाका, छिंदवाड़ा का इलाका, सिवनी का इलाका, बैतुल का इलाका, शहडोल का इलाका। या फिर एक और आदिवासियों से जुड़ी हुई कोल जाति है, कोरको है, शाकी है, बैगा जाति है, जो खास तौर से रीवा में, खंडवा में, शिवपुरी में, शहडोल में, इन इलाकों में रहते हैं। उन इलाकों के भीतर लगभग 60% आबादी जो है आदिवासियों की, वह गरीबी रेखा से नीचे है। यहां पर सवाल यह नहीं है कि आदिवासियों को आपने क्या कुछ दिया है, आज पहले यह जान लीजिए हमने आदिवासियों से क्या कुछ ले लिया विकास के नाम पर। और उस विकास की लकीर में इस देश के कॉरपोरेट ने किस तरीके से अपने नेटवर्थ को बढ़ाया है। दुनिया के किसी भी देश में आदिवासियों की जमीन पर लूट के बाद नेटवर्थ जो इंडस्ट्रियलिस्टों कॉरपोरेट का बढ़ता चला गया, ऐसी रफ्तार आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि साउथ अफ्रीका में आप देखिएगा या फिर अमेरिकी देशों के भीतर में कुछ ऐसी जगहों पर जो खास तौर से दक्षिण अमेरिका के देश हैं, उन जगहों पर जब टटोलिएगा या ब्राजील जैसे देश में देखिएगा, वहां पर स्थिति नाजुक जरूर हुई, लेकिन यहां तो खुले तौर पर जो मोटी लकीर खींची गई वह हैरान करने वाली है। इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा विस्थापन का दर्द आदिवासियों ने झेला है। इस देश में सबसे बड़ी तादाद में रोजी रोटी में को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति को छोड़कर कोई मजदूर बना है तो वह आदिवासी ही है। कितनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की रिहाइश को हमने अपने तरीके से विकास के कुएं में ढकेल कर कितना कमाया है, अगर बीते 10 बरस का डाटा आज हम आपको बताएं तो एक स्थिति यह आ जाएगी लगभग 50 लाख करोड़। और इस देश में प्रति व्यक्ति आय को अगर आप 1 लाख रुपए से जोड़ते हैं सालाना, तो आदिवासियों की आय जो है वह 30,000 पर अभी भी अटकी हुई है।
ये हम ओवरऑल की स्थिति बता रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि 2011 के सेंसस में जब इस देश की आबादी 121 करोड़ की थी, इस देश में 10 करोड़ 44 लाख आदिवासी थे, जो आज की तारीख में लगभग 12-13 करोड़ हो चले हैं। हम उनका जिक्र कर रहे हैं और उनके जिक्र को इसलिए बड़ा महत्व है क्योंकि राजनीतिक तौर पर लोकसभा के भीतर उनसे जुड़ी हुई 47 लोकसभा की सीटें हैं जो आरक्षित है। लेकिन सवाल आज राजनीति का नहीं है, सवाल उस असंवेदनशीलता का है, उस गैर सरोकार का है। और जिस तरीके से गैर सरोकार और असंवेदनशील परिस्थितियों ने एक लिहाज से राक्षस बना दिया कमाई के लिए इस देश की पॉलिसी को लेकर, जो पॉलिसी बनाई गई, और ऐसे में प्रधानमंत्री आज जब भाषण भोपाल में दे रहे थे, संयोग से वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वही शब्दों के ठीक उलट नीतियां बनी है। इस देश में खनन नीति का सुधार, इस देश में लेबर कानूनों का सुधार, इस देश में वनोपज जो गांव निकलते हैं जंगलों में, जिसको आदिवासी अपने भोजन से जोड़ते रहे, उसको जो एमएसपी देने का जिक्र, हर चीज का जिक्र पूरी तरीके से जमीन पर उलट है। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण है, हमें आपको सुनना होगा। और इस देश के भीतर में मीडिया की मौत हो चली है, जो सवाल नहीं करता है, जो जानता नहीं है। प्रधानमंत्री ने गुजरात का जिक्र भी किया और इस बात की भी जानकारी दी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन संयोग देखिए, उसी गुजरात के भीतर में डांग, जहां पर 94% आदिवासी हैं, उनकी परिस्थिति इस देश के तमाम आदिवासी जिले और आदिवासी की आर्थिक परिस्थितियों में सबसे नीचे है, जो गरीबी, अति गरीब की परिस्थितियों में आते हैं। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री गुजरात के ही रहे, लेकिन वो जिक्र कर रहे थे, हमें आपको सुनना था। हमें लगता है कि इन डाटा को बताते समय हो सकता है आपके भीतर कुछ सवाल उठे कि रास्ता क्या है। रास्ता उठाने का सवाल इस देश में बहुत बार आया है। एक चीज जान लीजिए, 1953 में पहली बार राष्ट्रपति ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग निर्धारित किया था, जिसको हम लोग काका कालकर आयोग के तौर पर जानते हैं। 1953 में यह अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन के 340 के तहत किया गया था और इसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया था कि ये अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया। इनको मुख्यधारा में पूरी तरीके से आत्मसात अभी तक कैसे किया जाए, यह भी सवाल 1953 में था। यानी हम आपसे 70 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं और किसी भी इनका जो धर्म है वो किसी मौजूदा धर्म से इनको शामिल